हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी 3 यूनिट फर्स्ट। तो आज से हम लोग का फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपना सिलेबस निकाल लीजिए और देखिए सिलेबस में क्या है और आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखिए सिलेबस ही देख लेते हैं। सिलेबस वैसे मैं वहाँ पे लिख ही दिया हूँ। तो देखिए यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में आप लोग देखिए दो यहाँ पे मेन चैप्टर हैं, जिसमें टोटल मिला के हम लोग का 10 चैप्टर आप लोग को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। ठीक, तो आज के लेक्चर में आज हम लोग एंटी एस्थमेटिक ड्रग जो है ये टोटल आज के लेक्चर में जितना सब कुछ पढ़ना है टोटली पढ़ के कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग यूज इन मैनेजमेंट ऑफ COPD। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो चलिए यहाँ पे आप लोग हेडिंग ऐसे डाल लीजिएगा एंटी एस्थमेटिक ड्रग। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक, तब आगे स्टार्ट करेंगे कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि दी रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ आर्गन एंड टिश्यू। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क होता है आर्गन और टिश्यू का, जो कि हेल्प करता है ब्रीदिंग के लिए, जो कि हमारे सांस लेने में ये हेल्प करते हैं। ठीक, और इट इंक्लूड योर एयरवे, जो कि हमारे सांस वाले रास्ते में इंक्लूड होते हैं लंग एंड ब्लड वेसल्स में। द मसल्स दैट पावर योर लंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ये सब भी पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एंड दीज पार्ट वर्क टुगेदर, जो कि ये सब पार्ट होते हैं ये कि वर्क करते हैं साथ में। एंड टू मूव ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी एंड क्लीन करता है आउट वेस्ट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है। ठीक, यही काम हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी में भी लिख दिया हूँ, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्गन और टिश्यू के एक नेटवर्क होते हैं जो कि आपको सांस लेने में मदद करते हैं, और उसमें आपके एयरवे वायु मार्ग हो गए, लंग हो गए, फेफड़े एंड ब्लड क्या है ब्लड, तो रक्त वाहिकाएँ शामिल होती हैं, जैसे आपके फेफड़े को शक्ति प्रदान करते हैं। मांसपेशियां भी रेस्पिरेटरी का प्रणाली का हिस्सा होता है, और ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को स्थानांतरित करते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं धीरे धीरे करके। ठीक, तो यही सब पूरा काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम। ठीक, अब अगर आप लोग सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जबरदस्ती एकदम कर रहे हैं सांस लेने के लिए, तो वही जो होता है डिजीज उसी को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। ठीक, तो चलिए अब हेडिंग डालते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो चलिए आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग क्या होता है। तो देखिए एंटी एस्थमेटिक ड्रग जो होता है ये दो वर्ड में ड्राइव्ड किया गया है, जैसे हो गया एंटी और एस्थमेटिक। एंटी मीन्स होता है अपोजिट किल करना, और किसको, एस्थमेटिक मीन्स हो गया अस्थमा को। तो इसमें लिखेंगे दीज आर दोज ड्रग, ऐसे ड्रग जो कि यूज किया जाता है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो क्या लिखेंगे, दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, दैट इज कॉल्ड एंटी एस्थमेटिक ड्रग। अगर सीधा सीधा आ जाता है कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग क्या होता है, उसका डिफिनीशन लिखिए, तो सीधा आप लोग इतना लिख सकते हैं। लेकिन अस्थमा को ट्रीट करता है तो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा अगर ध्यान से पूरा टोटल देखेंगे तब। ठीक, तो चलिए देखते हैं अस्थमा क्या होता है। तो देखिए अस्थमा को बताने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे डिफिनीशन अभी नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चर जो बना है आप लोग का क्या शो हो रहा है, वैसे स्ट्रक्चर शायद सही नहीं बना होगा, तो ध्यान से देखिए। आप लोग का स्ट्रक्चर जो है ये है ट्रैकिया, और ट्रेकिया के दोनों साइड में मसल्स पाए जाते हैं, जिस मसल्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई स्मूथ मसल। ठीक, और जहाँ पर मसल्स होते हैं वहाँ पर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। आप लोग को पता है कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन के बारे में आप लोग फार्माकोलॉजी में
पढ़ाया था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में। ठीक, कंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है सिकुड़ना एंड रिलैक्सेशंस मीन्स होता है डायलेट होना। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं जहाँ पर मसल्स होते हैं, और मसल्स के अंदर अगर मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन के होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाते हैं बीच में। अच्छा, इन्फ्लामेशन होने के क्या क्या वो होते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन होते हैं तो क्या क्या 4-5 कॉमनली चीज़ें होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन में, जैसे कि रेडनेस हो जाता है, वहाँ पर पेन होने लगता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, और मसल्स जो होते हैं वहाँ पे रिलीज होने लगते हैं। देखिए बीच में मसल्स रिलीज होने लगते हैं, और जो फंक्शन होते हैं फंक्शन लॉस होने लगता है। तो यही 4-5 चीज़ें कॉमनली इन्फ्लामेशन में देखे जाते हैं। और जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो देखिए ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स के बीच में कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि अस्थमा कैसे होता है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैकिया के दोनों साइड पे जो ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स हैं, इनके बीच में अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये फूल जाता है। तो इन्फ्लामेशन होने पर क्या क्या होते हैं वो तो 4-5 चीज़ें पता ही आप लोग को। और जो इनके बीच में यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए ये है, यहाँ से एयर इन होते हैं, ये एयर वे है, एयर का रास्ता है। ठीक, अब यहाँ पे बीच में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो देखिए एयर कितने कम यहाँ पे स्पेस बच रहे हैं, अब इतने कम में एयर अंदर आएंगे। ठीक, अब ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो समझिए सांस लेने में कितने ज़्यादा दिक्कत होंगी। दिक्कत तो होता है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन इसमें और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती हैं ना, वो रिलीज करती हैं म्यूकस को। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेशन भी हुआ है और यहाँ पे बीच बीच में म्यूकस भी रिलीज होने लग गया। अब म्यूकस रिलीज हुआ है तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा देखिए स्पेस धीरे धीरे और भी कम होता जा रहा है, तो और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो जाती हैं, यही हमारा होता है अस्थमा। और इसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ भी बन गई हैं, और इन्हेलर होता है जो माउथ में ऐसे करके मार देते हैं स्प्रे की तरह, तो वो कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद तुरंत रिलैक्स हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे कि जैसे हीरो होती है या फिर किसी के मोम रहती हैं, दादी उदी रहती हैं, उनको रहता है, तो जो आते हैं विलेन लोग तो उनका वही इन्हेलर जो होता है वो छीन लेते हैं और उनको अपने माउथ में करने नहीं देते हैं, जिससे वो तड़प तड़प के मर जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उनको अस्थमा का ही प्रॉब्लम रहता है, जिससे इन्हेलर सब छीन लेते हैं और उन्हें इन्हेलर का यूज करने नहीं देते हैं, जिससे वो सांस नहीं ले पाती हैं अच्छे से और तड़प तड़प के मर जाती हैं। बहुत सारे लोग मूवी देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वो क्यों मरी और क्या अपने अंदर करती है यूज और क्यों मरी, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। तो वही होता है इन्हेलर दोस्तों, इन्हेलर का यूज करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो हो जाता है, जिससे यहाँ पे इन्हेलर जो होता है ये इन्फ्लामेशन को क्लोज करता है और धीरे धीरे ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है। जो यहाँ पे कंस्ट्रैक्ट हो गया है वो धीरे धीरे डायलेट हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक, नॉर्मली आसानी से सांस लेने लगते हैं सब। तो अब देखिए इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरीके से अस्थमा होता है। ठीक, तो अस्थमा इज एन डिजीज, अस्थमा एक डिजीज होता है जो कि सांस लेने में, ब्रीदिंग में डिफिकल्ट होता है। ठीक, अस्थमा इज एन डिजीज इन विच ब्रीदिंग डिफिकल्टीज अकर्स एंड अस्थमा इज ए कंडीशन, अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्रोंकाई स्मूथ मसल इन्फ्लामेटर्स हो जाता है। ठीक, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स में एंड आफ्टर गेट इन्फ्लामेटर, और इन्फ्लामेशन के बाद दे स्वेल एंड रिलीज करने लगते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है और रिलीज करने लगते हैं म्यूकस को। सो द रिस्पायरेटरी एयर वे पैसेज बिकम नैरो, और वहाँ पे जो एयर वे का रास्ता यहाँ पे देखिए नैरो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड इट काज डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, और सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं अस्थमा। अब देखिए इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो इसके सिम्टम होते हैं डायस्पोनिया हो गए, वूजिंग कफ, डायस्पोनिया मीन्स होता है सांस लेने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो उसके कारण होता है ये सब हो जाता है। वूजिंग कफ, कफ बहुत ज़्यादा जम जाता है जिससे हम लोग सांस आसानी से नहीं ले पाते हैं, ब्रीदिंग आसानी से नहीं हो पाता है, नाक वोक भी जाम हो जाते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिमिटेशन से होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अस्थमा होता है, ठीक, कारण भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो बेसिकली देयर इज 4 काजेज ऑफ अस्थमा, बेसिकली 4 काज होते हैं, जैसे
पॉल्यूशन के कारण, अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उसके कारण भी ये डिजीज होता है अस्थमा का। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि आप लोग बहुत समय से इस टाइम पे आप लोग यूज कर रहे हैं, मास्क का। अगर आप लोग मास्क पहने रहेंगे तो पॉल्यूशन अंदर नाक के रास्ते से जाएगा नहीं, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया है कि ये एयर वे की तरफ से जाता है, जहाँ से आप लोग सांस लेते हैं, ब्रोंकाई ट्रेकिया के रास्ते से ये अंदर जाता है। लेकिन अगर आप मास्क पहने रहेंगे तो पॉल्यूशन अंदर जाएगा नहीं। जब पॉल्यूशन अंदर जाएगा नहीं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक, कोल्ड एयर, जिसको अस्थमा का वो रहता है तो उन्हें ठंडी हवाओं से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इन्फेक्शन के कारण भी ये सब हो सकते हैं एंड इरिटेंट के कारण हो सकता है। ठीक, तो बेसिकली 4 कारण होते हैं ये सब, और भी कारण होते हैं लेकिन बेसिकली 4 कारण मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसको आप लोग आसानी से लिख लेना और नोट्स ईजी तरीके से बना लेना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के कितने टाइप होते हैं। तो ये जो अस्थमा होती हैं दोस्तों, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटेंसिक और दूसरा होता है इंटेंसिक। एक्सटेंसिक का मतलब क्या होता है, देखिए अर्ली एज, ये बहुत कम एज में ही हो जाता है। एपिसोडिक क्या होता है, एपिसोडिक का मतलब होता है कभी कभी आता है। जैसे कभी दिन में आता है 10 बजे आप लोग को आने लग गया, फिर कल उसी टाइम पे आ जाए, फिर कल उसी टाइम पे आ जाए, नेक्स्ट दिन भी। जैसे आप लोग कोई सीरियल देखते हैं तो सीरियल आप लोग देखते हैं 7 बजे हमारा ये सीरियल आता है, तो उसी तरह से एपिसोड आता रहता है। ठीक, 2 से 3 एपिसोड आते रहते हैं जैसे, तो उसी तरीके से ये एपिसोडिक होता है, ये आता रहता है, वही होता है एपिसोडिक। ठीक, हमेशा नहीं रहता, एपिसोड की तरह आता रहता है। आया फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया, फिर आया फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया, ये एपिसोडिक होता है। एलर्जिक हिस्ट्री क्या होता है, अस्थमा का एलर्जिक हिस्ट्री क्या होता है। एलर्जिक हिस्ट्री का मतलब होता है जैसे बाबा को था अस्थमा, बाबा से पापा को हो गया अस्थमा, पापा से धीरे धीरे आपको हो गया अस्थमा। यही होता है फैमिली हिस्ट्री, जिससे धीरे धीरे ये चलता हुआ आ रहा है फैमिली से, यही होता है एलर्जिक हिस्ट्री। ठीक, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग एंट्रेसिक क्या होता है। एंट्रेसिक का मतलब होता है मिडिल एज में होता है। मिडिल एज का मतलब क्या हुआ, 25 से 30 साल के बीच में स्टार्ट हो गया आना, वही होता है मिडिल एज में होना स्टार्ट हो गया। क्रोनिक हो गया, उसके बाद नो हिस्ट्री। नो हिस्ट्री का मतलब होता है फैमिली के किसी को भी नहीं रहता है, लेकिन हमको हो गया अचानक, किसी को और को भी हो गया लेकिन उसके फैमिली में किसी को भी नहीं हुआ है, कोई उसके घर में हिस्ट्री नहीं है कि मतलब किसी को ये डिजीज हुआ हो। ठीक, तो ऐसा नहीं है, यही होता है हमारा एंट्रिक अस्थमा। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये इसके टाइप। अगर यहाँ पे किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे अगले वाले लेक्चर में आप लोग को थोड़ा बहुत डाउट क्लियर करके फिर जो अगला स्टार्ट करूँगा वो बता दूंगा। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा सा आप लोग स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए और यहाँ पे समझिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ही फॉरेन मटेरियल, जैसे मैं बताया हूँ पॉल्यूशन, तो जैसे ही पॉल्यूशन हमारे अंदर आएंगे, गले से धीरे धीरे नीचे आएंगे और आकर के लंग्स में पहुँचेंगे। ठीक, तो जैसे ही वो लंग्स में पहुँचा तो लंग्स में बहुत सारे क्या होते हैं, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए। तो बहुत सारे फॉरेन मटेरियल एलर्जिन जो होता है वो अंदर आता है, तो हमारे लंग्स में पहले से प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल। ठीक, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके मास्ट सेल जब वहाँ पे होता है, यहाँ पे एलर्जिन आता है, तो लंग्स में जो होते हैं, लंग्स के मास्ट सेल में आईजीई रिसेप्टर जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आईजीई रिसेप्टर से ये जाके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ये जो आता है एलर्जिन वो लंग के मास्ट सेल के आईजीई रिसेप्टर से जा करके बाइंड करता है, तो एलर्जिन एंटीजन है जो, और आईजीई रिसेप्टर एंटीबॉडीज है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है एजी और एबी। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे देखिए एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एलर्जिन और एंटीजन से हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है एजी एंड एबी। एजी का मतलब होता है एंटीजन एंड एबी का मतलब होता है एंटीबॉडीज। यही हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जब हमारा एलर्जिन अंदर आया,
और लंग के मास्ट सेल के आईजी रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हमारा एजी एंड एबी एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है तो मास्ट सेल में जो ग्रेनुलेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और ये ढेर सारे ग्रेन्यूल्स को धीरे धीरे करके रिलीज करने लगता है। ठीक, ये धीरे धीरे ग्रेनुलेशन जो होता है स्टार्ट होता है और ये केमिकल्स को रिलीज करने लगता है और यही ग्रेन्यूल्स जो होते हैं केमिकल्स के इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर को रिलीज होने लगते हैं। तो जैसे ही जो रिलीज होंगे उसके कुछ नेम यहाँ पे लिख दिया हूँ, कौन कौन से यहाँ पे रिलीज होंगे, कौन कौन से ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं। तो देखिए हिस्टामिन रिलीज होता है, प्रोटीएज एंजाइम रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, ल्यूकोट्रिन्स रिलीज होता है, इंट्राल्यूकिन्स रिलीज होते हैं। ये सब तुरंत रिलीज होने लगते हैं। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग को बताया है कि यहाँ पे लंग में हमारा जो फॉरेन मटेरियल एलर्जिन अंदर आता है तो लंग्स में मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मास्ट सेल हैं इसको मैं यहाँ पे बड़ा करके जूम करके आप लोग को दिखाया है। तो यहाँ पे एलर्जिन जो होते हैं एंटीजन के साथ बाइंड करके दोनों एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। ठीक, यही हम जूम करके किए हैं जिसमें यहाँ पे आईजी रिसेप्टर होते हैं। तो यही एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो जो ये हमारे कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनते ही हमारा मास्ट सेल में ग्रेनुलेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है और जब ग्रेनुलेशन हमारा स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे करके तुरंत ग्रेन्यूल्स को रिलीज करने लगता है। ठीक, तो ग्रेन्यूल्स को जब रिलीज करने लगता है तो ग्रेन्यूल्स से ये केमिकल इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज होने लगते हैं। तो कौन कौन से केमिकल इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज होंगे जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यही सब रिलीज होंगे। तो अगर कोई पूछ ले कि कहाँ से ये रिलीज हो रहे हैं तो ये हमारे मास्ट सेल से रिलीज हो रहे हैं। और एक जीपैट का क्वेश्चन है कि हमारे मास्ट सेल से कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, या फिर 2 नंबर में पूछ लेता है मास्ट सेल रिलीज कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो हिस्टामिन रिलीज होता है, प्रोटीएज एंजाइम रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, ल्यूकोट्रिन्स रिलीज होता है और इंट्राल्यूकिन्स, ये सब हमारे रिलीज होने लगते हैं। ठीक, ये सब टोटली जो हैं किससे, मास्ट सेल से हमारे रिलीज होते हैं और ये सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर हैं। तो ये जैसे ही रिलीज होते हैं तो हो जाते हैं, जैसे ये रिलीज हो जाते हैं तो ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स में ये इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स में ये इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे बताया हूँ, कहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे। तो यहाँ पे तुरंत इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और जब इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे एयरवे में कंट्रैक्शन हो जाएगा। कंट्रैक्शन में सिकुड़ने लगेगा बीच में, और जब यहाँ पे सिकुड़ने लगेगा तो क्या होगा, जब सिकुड़ने लगेगा तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा और यही टोटल कारण होता है दोस्तों अस्थमा का। ठीक, यही कारण होता है अस्थमा का। और जब ये धीरे धीरे कंट्रैक्ट होने लगते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम लोग को ब्रोंकाई डायलेटर, इसको कंट्रैक्शन से डायलेट करे उसके लिए मेडिसिन्स खाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकी डायलेटर ड्रग्स। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा है इसके बारे में कैसे लिखेंगे मैकेनिज्म में, तो मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे लिखना है। अब तो देखिए हम लोग इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म जो होता है ये बेस्ड होता है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर के रिलीज पर, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। और मास्ट सेल जो होता है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, हमारे लंग्स में ये बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जब कोई एलर्जन क्रॉस करता है ब्रोंकाई को एंड रीच इन लंग्स, और हमारे लंग्स में पहुँचता है, देन दैट एलर्जन या फिर एंटीजन बाइंड करता है किसके साथ, आईजीई रिसेप्टर के साथ, जो कि प्रेजेंट होता है मास्ट सेल में। ठीक, देन दे फॉर्म एजी, और ये एजी के फॉर्म में, एजी और एबी के फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंड आफ्टर द फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स देन ग्रेनुलेशन इन मास्ट सेल, एंड आफ्टर द ग्रेनुलेशन मास्ट सेल, और मास्ट सेल रिलीज होने के बाद डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो होते हैं यहाँ पे देखिए रिलीज होने लगते हैं। ठीक, यहाँ पे डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया हिस्टामिन रिलीज होने लगते हैं, प्रोटीएज एंजाइम रिलीज होने लगते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने लगते हैं, ल्यूकोट्रिन्स रिलीज होने लगते हैं, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होने लगते हैं, TNF अल्फा, ये सब रिलीज होने लगते हैं वहाँ से। ठीक, उसके बाद देखिए
दीज केमिकल काज, ये सब केमिकल्स कारण होते हैं किसके, इन्फ्लामेशन के। और इन्फ्लामेशन को होने पर क्या क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन जब होता है तो वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, पेन होने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है, म्यूकस भी रिलीज होने लगता है और फंक्शन का लॉस होने लगता है एट द ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स एंड ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और इसके इन्फ्लामेशन के कारण जो स्मूथ मसल्स हैं, ट्रेकिया के दोनों साइड जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड इज बिकम नैरो, और वहाँ पे नैरो कम हो जाता है। और इसी के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, पूरा इसी मैकेनिज्म को कहते हैं अस्थमा। ठीक, तो ये तो था टोटल इसका अस्थमा का मैकेनिज्म। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया हूँ आप सभी लोगों के लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग। तो इट इज ए क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो पहला हो गया ब्रोंकियोडाइलेटर। ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, ब्रोंकाई को डायलेट करना। अस्थमा का जब बीमारी हो जाता है तो ब्रोंकाई जो होता है कंट्रैक्ट हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको डायलेट करे, उसको फैलाए, वो ड्रग जो ब्रोंकाई को फैलाए उसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर, जो कि हिंदी में आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो ब्रोंकियोडाइलेटर का यूज किया जाता है, मेथिलेक्सेन हो गए, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट हो गए, मास्ट सेल स्टेबलाइजर हो गए जो कि इनहेलर के रूप में होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड हो गए, एंटी एजिंग एंटीबॉडीज, ये सब होते हैं, ये सब यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए ये सब। तो बीटा एगोनिस्ट हो गए, इसमें देखिए सॉल्बुटामॉल हो गए, टर्ब्यूटालिन हो गए, सोट्रामॉल हो गया, ब्यूट्रॉल हो गया, फार्मेट्रॉल हो गया, ये सब ड्रग्स के नेम दिए गए हैं। ड्रग्स के नेम 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे आप लोग को तैयार हो जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन में 7 से 10 नंबर में पूछता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग एंड ब्रीफ नोट ऑन एस्थमेटिक ड्रग, जो कि एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नोट मैं भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिसको आप लोग आराम से एक बार लिख लेंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो बस आप लोग को कुछ नहीं, सबसे पहला है ब्रोंकियोडाइलेटर। तो ब्रोंकियोडाइलेटर को लिखने के बाद बस हेडिंग डालेंगे, बेसिकली दे आर दी बीटा एगोनिस्ट ड्रग, जो कि हेल्प करता है ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए, और ये यूज किया जाता है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। बस आसान लैंग्वेज में इसका मैकेनिज्म भी लिख दिया हूँ यहाँ पे, ड्रग्स के नेम भी यहाँ पे लिख ही दिया हूँ। सॉल्बुटामॉल हो गया, वेरी इफेक्टिव होता है, सिम्प्टोमेटिक ड्रग होते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज इट हैज लेस साइड इफेक्ट, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं ऑन कार्डियक में। ठीक, साइड इफेक्ट भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। टर्ब्यूटालिन क्या होते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ। बोम्ब्यूट्रॉल क्या होता है, इट इज ए प्रो ड्रग, ये प्रो ड्रग होता है कहाँ के, फॉर टर्ब्यूटालिन के यूज किया जाता है क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा के लिए इन सिंगल इवनिंग डोज 10 से 20 mg का होता है, ओरली इसको यूज किया जाता है, जो कि स्लोली हाइड्रोलाइज होता है प्लाज्मा और लंग्स में। ठीक, यही सब बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया हूँ, 1 से 2 बार आप लोग ध्यान से लिख देंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। सल्मेट्रॉल क्या होता है, इसको फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट होता है, इसके साथ जो होता है स्लो ऑनसेट एक्शंस होते हैं, ट्वाइस डेली, एक दिन में 2 टैबलेट खाया जाता है, फॉर मेंटेन द थेरेपी ऑफ अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट करने के लिए इसको डेली 2 टैबलेट खाया जाता है, ट्वाइस डेली लिखा है ना, तो 2 खाया जाता है, बट नॉट एक्यूट अस्थमा। फॉर्मेट्रॉल हो गया, मेथिलेक्समेन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हो गया। इसके बारे में देखिए 1-2 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ, तो एक्शन क्या लिखेंगे मेथिलेक्सेन में, तो एक्शन ऑफ CNS हो गया, एक्शन ऑफ CVS हो गया। इसके बारे में क्या लिखेंगे, व्हेन थियोफाइलिन एंड एक्सप्रेन बाइंड करता है किसके साथ, CNS के साथ, तब ये एक्ट करता है, CNS स्टिमुलेंट इंक्रीज होता है, मोटर एक्टिविटी इंप्रूव होते हैं इस परफॉर्मेंस। ठीक, तो एक्शन ऑन CNS हो गया, एक्शन ऑन CVS हो गया, एक्शन ऑन स्टमक हो गया, एक्शन ऑन किडनी पे भी एक्शन करते हैं, मास्ट सेल होते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। बहुत आसान तरीके से लिख दिया हूँ, एक बार आप लोग लिख लेंगे और पढ़ लेंगे तो आप लोग को तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था उसको आसान तरीके से समझा दिया मैं। ठीक, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन होते हैं, रिलीज होते हैं, एक्सकाज ब्रोंकियो कंस्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्रोंकाई कंट्रैक्ट हो जाता है तो इंक्रीज होता है म्यूकस और सिक्रेशन होने लगता है। क्या होता है मैं आप लोग को बताया हूँ, अस्थमा क्या होता है कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वो जो होता है स्मूथ मसल्स वो म्यूकस भी रिलीज करते हैं, जिससे
वहाँ पे एयर वे कम हो जाता है और हम लोग को क्या हो जाता है, अस्थमा का बीमारी हो जाता है, जिसको ट्रीट करने के लिए ये सब ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ठीक, ये ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट हो गए, इसके बारे में 1-2 पॉइंट यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। और देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए कार्टिकोटॉइड, ये क्लासिफिकेशन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा ब्रीफ लिख दिया हूँ, जिससे अगर 7 से 10 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है एग्जामिनेशन में। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग को दिखा देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या होता है, मास्ट सेल को स्टेबल करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है। जैसे हमारे क्या होता है कि जैसे कोई फॉरेन बैक्टीरिया आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आते हैं लंग्स, किसके थ्रू आते हैं अंदर, ब्रोंकाई के थ्रू हमारे लंग्स में आते हैं। तो लंग्स में आए लेकिन वो स्टेबल ना रहे, उसको ड्रग्स जो दिया जाता है मेडिसिन, वो पार्टिकल्स को जो आता है फॉरेन बैक्टीरिया तो उसको एकदम वीक करके किल कर दे, जिससे हमारे मास्ट सेल में आने के बाद भी कोई इफेक्ट ना कर पाए। इसके लिए ये सब ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक, मास्ट सेल स्टेबलाइजर मास्ट सेल को स्टेबल बनाए रखे। एंटी आईजी एंटीबॉडीज हो गया, इसके बारे में भी आप लोग लीजिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिराइव्ड होता है, मोनोलॉन्गल एंटीबॉडीज सिलेक्टिविटी बाइंड करता है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन से, एंड डिक्रीज होता है बाइंडिंग एफिनिटी आईजीई टू हाई एफिनिटी आईजीई रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, एंड बेसोफिल रिड्यूस होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। तो यही 2 पॉइंट था। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने टोटल फार्माकोलॉजी में जो है फार्माकोलॉजी ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटी एस्थमेटिक ड्रग टोटल क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये आज के लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग ड्रग यूज इन मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसान तरीके से ईजी तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।